1 से 13 नवंबर 2024 के बीच 1300 ड्रोन हिजबुल्लाह ने मारे हैं इजराइल पे। और ये जो ज्यादातर ड्रोन्स हैं, ये जो वहां पर ट्रूप्स हैं उनके ऊपर नहीं मारे। ये ड्रोन्स बेसिकली जो इजराइल के अंदर जो इजरायली सेटलमेंट्स हैं, जो इजरायली बेसेस हैं, जो इजरायली सैन्य अड्डे हैं, उन पे मारे। ये अप्रत्याशित है और इस बारे में ये वीडियो आज मुख्य रूप से उस पर केंद्रित है, क्योंकि लगातार कल से लेकर आज तक कई सैन्य अड्डों पे हिजबुल्लाह मर चुका है, जिसके बारे में खबरें नहीं आ रही हैं। आप बताइए, 1300 ड्रोन 1 से 13 नवंबर के बीच, यानी 14-15 नवंबर का तो अभी आंकड़ा मैं आपको बताऊंगा जो 14-15 नवंबर को हुआ, खासतौर पे 15 नवंबर को जो आज हिजबुल्लाह ने मार की है। लेकिन 1 से 13 नवंबर के बीच अगर जो फोर्स 1300 ड्रोन मार सकती है और उसमें कितने इजरायली घायल हुए हैं, इसके बारे में 100 से ऊपर केवल इसमें इजरायली घायल हुए हैं। और इस बार सिविलियंस भी टारगेट बने। लेकिन सिविलियंस किस तरह के? आम कोई ऐसा नहीं कि कोई अपना काम कर रहा है उसको लग गई। सिविलियंस में भी जो आर्मी से जुड़े हुए हैं या जो गाजा में कभी सर्व किया था, उन्होंने किसी भी कैपेसिटी में किया हो, बुलडोजर का कोई कर्मचारी हो, वहां पर जो आईडीएफ के साथ जो एक हॉस्पिटल छोटा सा चलता है उसका मेंबर हो और उसने वहां पर आईडीएफ के सोल्जर्स को तो ट्रीट किया हो, लेकिन जो गाजा में जो मासूम मर रहे हैं उनको नहीं ट्रीट किया। ऐसे ऐसे लोग मारे गए हैं। मैं आपको पूरा एग्जाम्पल बता दूं, मिसगांव सेटलमेंट में, जहां पर अभी वो मिसगांव लेबनान बॉर्डर के पास है, और वहां पर 3 ऐसे लोग थे जो आईडीएफ की मेडिकल टीम का हिस्सा थे, जो वहां पर गाजा के अंदर कम से कम आज से आप सोचिए फरवरी 2024 में गाजा में जो फील्ड हॉस्पिटल, मतलब जो आईडीएफ का अपना छोटा मोटा हॉस्पिटल चलता है कि वहां जो घायल हो जाए तो उनको ट्रीट करें, तो उसका पार्ट थे। उन लोगों ने फरवरी में 2024 फरवरी में उन्होंने एक गाजा में 4 बच्चे, उनकी हालत खराब थी, उनको ट्रीट करने से मना कर दिया, बॉम्बिंग से उनकी हालत खराब थी और उन 4 की डेथ हो गई। और उसका बदला अभी लिया गया है। ये 1 से 13 बल्कि 11 तारीख को, 11 नवंबर को मिसगांव में जो वो लोग लौटे कुछ समय के लिए, वो लोग बाहर ही रह रहे थे, लेकिन मिसगांव लौटे, उनका घर था मिसगांव, और वो जो इजरायली जो उस मेडिकल टीम के हिस्सा थे उस सबके सब मारे गए। अब आप बताइए, ये जो पूरी सिचुएशन है, ये जो बातें छन छन के आ रही हैं, थोड़ी थोड़ी बीच बीच से आ रही। अभी जैसे एक एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं कि आज ही की बात है, मेरी जो वेबसाइट है amresh.co, अभी देखिए आप सिंपल गूगल पे जाके AMARESH.co, मैं आपसे फिर से गुजारिश करता हूं, गूगल पे जाके सिंपल टाइप करिए AMARESH.co और उस पे आप .com नहीं .co, उस पे आप कुछ समय दीजिए, आधा घंटा 45 मिनट, जो पुराने वीडियोस हैं सारे पूरे आपको पूरा हर कैटेगरी में आपको मिल जाएगा। उसके बगल में मेन्यू भी है जिसमें कैटेगरी है हमास, हिजबुल्लाह, यमन और इस तरह से इजराइल, ये सारी कैटेगरीज है। तो उसमें भी आप जाके देखिए और उसको आप थोड़ा सा, क्योंकि उसमें देखिए क्या है कि कुछ वीडियोज ऐसे हैं, अब मैं देखिए इसमें वीडियो नहीं दिखा पाता, यूट्यूब में बिना वीडियो दिखाए मैं 2 बार बैन हो चुका हूं। तो उसके बाद अच्छा, और देखिए एक्स हैंडल पे डालता हूं तो बहुत लोग एक्स हैंडल नहीं जा पाते, भाई एक्स में उनका अकाउंट नहीं है। लेकिन आप जैसे यूट्यूब में हैं वैसे गूगल में तो है ही ना। गूगल में आप जाके सिंपल ये आप टाइप कर लीजिए AMARESH.co। आप जैसे ही टाइप करेंगे तो वीडियोज आपको दिखाई पड़ जाएंगे। वीडियोज मैं चाहता हूं आप देखें, कुछ मेरी वीडियोज जो मैं यूट्यूब पर डालता हूं वो भी हैं वहां, लेकिन उसके साथ साथ जो मैं घटनाएं, जो जैसे 14-15 को मैंने बताया, 1 से 13 तारीख को 1300 ड्रोन हिजबुल्लाह ने मारे, और मैंने एक एग्जाम्पल बस दिया मिसगांव का। ऐसे करीब 60, मतलब मोर देन 60 सेटलमेंट्स हैं जहां पर मार हुई है, और जहां पर जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर मिलिट्री को सपोर्ट करता है, आईडीएफ को सपोर्ट करता है, उस पर चोट हुई है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा नाम लेना, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल से वो दिक्कत होती है। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप उस वेबसाइट पे जाइए, वहां पर आप देखिए तो आपको वीडियोस, आज के वीडियोस, कल के वीडियोस, 14 नवंबर 15 नवंबर, इनके कम से कम इन दो दिनों के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और उसमें आप देखिए जो हकीरिया बेस है,
जो कम से कम लेबनान बॉर्डर से 250-300 किलोमीटर दूर है, वहां पर जो स्पेशल, देखिए 2 ऑपरेशन चला रहा है हिजबुल्ला। एक उसका ऑपरेशन है कि जो कम दूरी यानी 100 किलोमीटर, बल्कि तीन जो एक तो मैंने कल बताया था जब 39 इजरायली सोल्जर्स मारे गए थे कि ग्राउंड फोर्सेस पे मिसाइल मार देना, जो नस्र 1 उसने मारी। उसके बाद जो कादिर 2 है, जो कि ज्यादा खतरनाक मिसाइल है, 450 किलोग्राम का एक्सप्लोजिव ले सकती है वो, और वो करीब 300 किलोमीटर की उसकी रीच है। उसको उन्होंने मार दिया। कहां पर? उसको उन्होंने हाकिरिया पे मार दिया, उसको उन्होंने तेलनौफ बेस पे मार दिया, उसको उन्होंने जो एक जैसे जो मरकबा एरिया है जो लेबनान का, उसके सामने जो इजरायली सेटलमेंट है वहां पर कुछ बड़ा नुकसान करना था तो वहां मार दिया। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं, इस तरीके से जो मारा जा रहा है, देखिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप उस वेबसाइट पे जाइए और आपको वीडियोस वगैरह सब आपको मिलेंगे। लगातार देखिए, वहां न्यूज़लेटर का भी ऑप्शन है, उसको भी सब्सक्राइब करिए। न्यूज़ आपके मेल पे आ जाएगी। और मेल जिसके ना हो वो सीधे वेबसाइट पे ये टाइप करे और उसमें पढ़े। हिंदी में है वेबसाइट, मैंने इसीलिए हिंदी में बनाया, हिंदी में है, उसकी ज़्यादातर खबरें हिंदी में है, उसको आराम से आप एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए ये चैनल 12 इजराइल का जो है उसकी ये न्यूज़ है। चैनल 12 में कहा कि ऐसा हो गया है कि जब जैसे कोई पड़ा है, जब चाहे कोई जाके कोई उसको लात मार, वैसी हालत इजराइल की होगी। जब चाहे हिजबुल्लाह मारता है, कोई उसके ऊपर किसी भी तरह का अंकुश नहीं। ये इजराइल का चैनल 12 कह रहा है। उन्होंने कहा इट हैज बिकम अ रूटीन मैनर। और ये जो हिब्रू ब्रॉडकास्टर है ये कह रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है 1 से 13 नवंबर जो 1300 ड्रोन मारे, वो 3.3 ड्रोन पर डे, 3.3 ड्रोन अटैक्स, ड्रोन्स नहीं, ये जो 1300 फिगर है ये ड्रोन अटैक्स की। एक अटैक में 2-2, 3-3, 4-4 ड्रोन भी हो सकते हैं। तो 3.3 ड्रोन अटैक्स पर डे, यानी 3.3 मतलब कि 3 अटैक्स आप ले लीजिए, उसका 0.3 ऐड कर लीजिए। तो उस तरीके से आप सोचिए कि 15 से 16 ड्रोन जो है रोज मार रहा है, और लगातार 1 से 13 मार रहा है, इसीलिए 1300 होता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो रेट अक्टूबर में थी, जो रेट शुरू में थी, उससे ये बहुत ज़्यादा आगे हो गया है। उसके बाद देखिए जो सबसे डीप उन्होंने मारा है वो 145 किलोमीटर, ये 13 नवंबर तक का। उन्होंने जो 14 नवंबर को, जिसका वीडियो भी है, जो उन्होंने हाइकारा में मारा है, वो इससे भी 145 किलोमीटर से ज़्यादा है, करीब 250-300 किलोमीटर है। उसके साथ जो इलियाकिम हाइफा के पास जो एक जगह है, इलियाकिम में जो ये 1 से 13 के बीच में, यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप्स इजरायली आर्मी का जो नॉर्दर्न कमांड है, जो उत्तरी कमांड है, उसके ट्रेनिंग कैंप्स हैं। और जब ट्रेनिंग चल रही थी उस समय मार दिया। ये मेरे ख्याल से 11 या 12 नवंबर की घटना है, उस समय ये मार दिया। और उसके बाद आप देखिए कि इस तरह की भी वीडियोज आए, और मैंने उसके कम से कम एक वीडियो डाला अपनी वेबसाइट पे, जिसमें बाकायदा तेल अवीव पे जो 12 नवंबर को हमला किया था हिजबुल्लाह ने, उसमें जो इजरायली हेलीकॉप्टर्स हैं और इंटरसेप्टर्स हैं वो चेस कर रहे हैं, वो बाकायदा चेस कर रहे हैं उन ड्रोन्स को जो हिजबुल्लाह ने मारा है। उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, वो तेल अवीव में जाके गिर जा रहा है। और उसमें भी तेल अवीव में भी एक ऐसे आदमी की मौत हुई जो इजरायली सेना से जुड़ा हुआ था। अब आप बताइए, ये इतना प्रिसिशन, मैं रोज ये सवाल पूछता हूं और रोज पूछता रहूंगा। ये दुनिया को जवाब देना होगा कि हिजबुल्लाह को यह जानकारी कैसे मिलती है। तुम मानो कि हिजबुल्लाह तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, तुम मानो कि हिजबुल्लाह तुमसे ज्यादा तेज है, हर चीज में तुम्हें मानना पड़ेगा। अगर, क्योंकि ये जो तुम्हारा पूरा अप्रोच है कि तुम हम लोग बड़े से बड़े काम करें और उसको तुम निगलेक्ट करो, अंग्रेजी में बस अपने बखान छापो, और यहां का जो हिंदी गोदी मीडिया है उसकी भी जो हालत वही है, वो हिंदी में वही काम करता है। तो तुम्हारा जो है तुम अपने पास रखो, लेकिन दुनिया को यह जवाब देना होगा। दुनिया को, भारत के सारे जो राजनीतिक लीडर हैं उनको यह जवाब देना होगा कि क्यों नहीं वो इस पे बात करते कि हिजबुल्लाह और हमास इजराइल से ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसके पास टेक्नोलॉजी का जो लेवल है उसका, वो दिन पर दिन इंप्रूव करता जा रहा है। और वो प्रमुख बात नहीं है, जनता को यह सिखाना है कि टेक्नोलॉजी के साथ जो इनोवेशन है, जैसे जो नस्र 1 मिसाइल ग्राउंड ट्रूप्स को मार दिया,
मतलब जो 100 किलोमीटर के रेंज वाली मिसाइल वो 100-150 मीटर पे मार दी। कितने इजरायली सोल्जर मर गए उसमें। ये जो इनोवेशन ये इजराइल नहीं कर पाता, उसके पास उसका जो चेन ऑफ कमांड है उसी में चीजें फंस के रह जाती। लेकिन यहां गोरिल्ला फाइटर्स जो एक सेलुलर फैशन में है, एक सेल यहां, एक सेल यहां, एक सेल यहां, कोऑर्डिनेट करके धड़ 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 मार के निकल जाते हैं। ये जो पूरी चीज है, और उनके पास टेक्नोलॉजी भी बढ़ती जा रही है, उनके पास टैक्टिक्स अच्छी है। इसको वेस्ट एडमिट करने को नहीं तैयार है, टैक्टिक्स। अच्छा, यही देखिए यमन को लेके है। यमन को लेके अभी तक अमेरिका ये एक्सेप्ट नहीं कर पाया है कि उसका जो इब्राहिम एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको यमन ने मार दिया। ये कैसे हो सकता है? ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, कल के वीडियो में बताया था, शायद परसों के। लेकिन ये बताइए कि ये चीज अमेरिका एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है? ये आप देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि हमने अभी तक सुना था कि कम से कम अमेरिका, ये जो वेस्टर्न पावर्स हैं, कुछ ना कुछ सच्चाई एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन कुछ नहीं। यहां तो यह हालत है, इजराइल तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है कि उसके कितने सोल्जर्स मारे गए। अमेरिका एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि इब्राहिम एयरक्राफ्ट कैरियर उसका मारा गया। और उसके बाद जो मैंने कल वीडियो बनाया कि ट्रंप एक जोकर है और वो खेल रहा है, मजाक कर रहा है, और इजराइल के साथ भी एक तरह से वो मिला हुआ है, और इजराइल के खिलाफ भी वो काम करेगा, मतलब जैसे जोकर होते हैं। तो वो सारी चीज आज देखिए और क्लियर हो गई जब ट्रंप ने एक बड़े हास्यास्पद कुछ बयान दिए, और जिसमें उसने कहा कि हम लोग ने उससे पूछा गया कि भाई ये बताओ कि तुम सत्ता में आके सबसे पहले क्या करोगे। तो उसने कहा सत्ता में आके मैं सबसे पहले ईरान की सरकार गिरा दूंगा। अरे तुम कैसे गिरा सकते हो बताओ? जो चीज, मतलब इस तरह के बयान देना ही एक बेवकूफी है। अच्छा, ये गंभीर नहीं है। अच्छा, ट्रंप जानता है कि वो बेवकूफी कर रहा है। सबसे बड़ी बात है, ट्रंप जानता है। ट्रंप सत्ता में था 2016-2020 में, उसने बहुत सारे इस तरह के ऑपरेशंस भी किए ईरान के खिलाफ। अगर वो ये कह देता कि जैसे हमने 2016-2020 में ईरान के रिजीम को टॉपल करने की कोशिश की, ईरान में तख्ता पलट हो इसकी हम फिर से कोशिश करेंगे, इस तरह से अगर वो कहता तो गंभीरता से लिया जाता। लेकिन ये क्या कह दे रहा है कि नहीं वो मैं जैसे पार में आऊंगा, ईरान जो है उस ऐसे ही एकदम ईरान की जो सरकार है वो तख्ता पलट हो जाएगा। यार ये बताओ। तो ये मुझे पता ही, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि भारत में जो हम देखिए, आप लोग हैं, मैं जानता हूं आप लोग सब एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, कई लोग वर्किंग क्लास, किसान, जैसे मोहम्मद हसनैन साहब हैं, लगातार वो लगे हैं हमारे चैनल के लिंक को हर जगह डालने में। ऐसे बहुत सारे और लोग भी हैं। तो किसान जो लोग हैं, मतलब किसान परिवार के इनके, वो हमारे वो एक तरह से श्रोता हैं जो हमको सुनते हैं, इस चैनल को देखते हैं। और यही जनता है, यही जनता देखिए, आज हम चाहे 4,000 4,500 सब्सक्राइबर हैं, ये बढ़ के 4 लाख 40 लाख होने में टाइम नहीं लगेगा, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। बस आप ये बात पे, इस बात को पकड़ के रखिए कि दुनिया क्यों नहीं मानती कि जो रेजिस्टेंस है, चाहे हमास, हिजबुल्लाह, चाहे वो यमन है, वो उससे ज्यादा चालाक है, उससे ज्यादा समझदार है, टैक्टिक्स में उससे सुपीरियर है। इस बात पे क्यों नहीं बहस होती? ये हमें कोई समझाए। उसके बाद अच्छा, बड़े से बड़े यहां पर बुद्धिजीवी हैं, प्रोग्रेसिव भी हैं, मेन स्ट्रीम पार्टी से अलग भी हैं, अपना अलग चीजें चलाते हैं, अच्छी बातें भी करते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं बेरोजगारी पे, इस पे। लेकिन इस सवाल को क्यों नहीं उठाते कि दुनिया में ये प्रूव हो गया है कि जो रेजिस्टेंस की फोर्सेस है वो ज्यादा सुपीरियर टैक्टिक्स से उन्होंने इजराइल को झुका दिया है। ये वो जब आमने सामने की लड़ाई में इजराइल को झुका दिया। एक और एग्जांपल आपको देता हूं। अभी आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले मैंने भी बताया था कि इजराइल की एक जो शैतेत 13 नाम की जो उनकी एक ब्रिगेड है, सीक्रेट ब्रिगेड, उसने लेबनान में बहुत बड़ा ऑपरेशन कर दिया। कई कमांडोज, 40-50 कमांडोज और यूनिफिल की ट्रूप्स है वहां, यूएनओ की, जो जर्मनी वगैरह से कोऑर्डिनेट करके, जो जर्मन ट्रूप्स हैं वहां पर, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके वहां वो चले गए। और उन लोगों ने जो है एक इमाद अजमहा नाम के एक साइंटिस्ट को उठा लिया, और ये कहा कि ये लेबनान के अंदर से, बाथरूम जगह से, और ये कहा कि ये देखिए हिजबुल्लाह से जुड़ा है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, और हिजबुल्लाह की नेवी संभालता है।
बाद में अभी पता चला कि ये जो जो लेबनीज गवर्नमेंट ने कहा कि अरे भैया वो हमारा वो लेबनान सरकार के लिए काम करता है, वो एक एम्प्लॉय है हमारी, ये हमारी सरकार में वो एक एम्प्लॉय है, और उसको तुम लोगों ने उठा लिया ये समझ के कि वो हिजबुल्लाह के लिए काम करता। और इतना बड़ा ऑपरेशन, 40 लोग गए, कमांडर मार, ये सब ताम झाम। अब ये क्या है, किसको बेवकूफ बना रहे हो? मतलब ये आप देखिए, ये जो स्तर हो गया। अच्छा, उसके बाद आप देखिए ऐसे इन लोगों ने 2006 में हसन नसरल्लाह को उठा लिया था। किसने? मोसाद ने 2006 में हसन नसरल्लाह को उठा लिया था। बाद में पता चला कि वो बेचारा कोई ऐसे ही काम करने वाला था, शक्ल उसकी मिलती थी और कोई बात नहीं थी, फिर उसको छोड़ना पड़ा। ऐसे ही इन लोगों ने 1997 में जब इनके एक और बड़ा ऑपरेशन हिजबुल्लाह के खिलाफ एक इसी ये शहज़ 13 ने किया था 17 लोगों में, तो उसमें 11 इजरायली सोल्जर्स मारे गए थे। हिजबुल्लाह को पता चल गया तो उसने ट्रैप करके मार दिया। उसके बाद भी इन्होंने एक दो एब्डक्शंस किए कि उसका मास्टरमाइंड ये, उसका मास्टरमाइंड ये, सब झूठ निकला, सब, एक भी चीज सही नहीं निकली। अब आप ये बताइए, बहुत सारे असैसिनेशन भी जो मोसाद करता है, इनका कोई मतलब नहीं होता, ये केवल दिखाने के लिए होता है। ये भारतीय पुलिस से कोई बहुत अच्छे नहीं है कि मतलब आप जो है वो टांग में गोली मार दो, उसके बाद कहो कि भाग रहा था हमने टांग में गोली मार दी। इस तरह के हजारों केसेस एक साथ, एक ही तरह के बयान से भरे हुए 10,000 केस, जैसे उत्तर प्रदेश में जो एनकाउंटर राज की जो सच्चाई है, इस जो उस तरीके से मोसाद काम करता है। ये कहां का एक इंटेलिजेंट ब्रेन है, कोई हमें समझाए। पेजर बॉम्ब तुमने करते, यार पेजर बॉम्ब तो दाऊद इब्राहिम भी कर सकता है, ये कौन सी बड़ी बात है? ये पेजर बॉम्ब तुमने लेबनान में कर दी, ये कोई बहुत इंटेलिजेंट बात है क्या? इसका हवा ज्यादा है। फिर उसके बाद तुमने वॉकी टॉकी ब्लास्ट कर दी, वो तो दाऊद भी कर सकता है। अभी तुम्हें एक जो यही कि मैं कुछ उस पर कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को जो लोग आगे बढ़ा रहे हैं वो कौन है, सब लोग जानते हैं उसको। वो भी, उसको तुम दे दो मीन, वो भी कर देगा। उसमें क्या है? उसमें कौन सी बड़ी बात? बड़ी बात तो यह है कि ये जानना कि इजराइल का कौन सा आदमी जो फरवरी में गाजा में जिसने अत्याचार किया था, वो सैनिक भी नहीं है, कर्मचारी है, वो कहां रह रहा है, वो फरवरी के नवंबर 2024 में कहां रह रहा है, उसको वहां ढूंढ के मारना, ये इंटेलिजेंस है। ये इंटेलिजेंस है। ये जो पिक्चरें बनती हैं म्यूनिक और इस तरह की मोसाद ने ढूंढ ढूंढ के सबको मार दिया, जो 1972 में उसके एथलीट्स को मारा गया था, ये सब देखिए, ये सब बेकार की बातें करना बंद करिए। इस ये में कोई सच्चाई नहीं है। ईरान में क्रांति होगी 1979 में, मोसाद ने पूरी तरीके से कहा था कि ये कभी नहीं होगी, और वो हुई, और वो कुछ नहीं उखाड़ पाया, कुछ भी नहीं उखाड़ पाया। और वो मैंने आपको बताया हिजबुल्लाह के कितने सारे ऑपरेशंस ये ईरान के खिलाफ। एक बार एक ईरान, अभी हाल की बात है, ये दमस्कस में जो ईरान के एक एम्बेसडर हैं सीरिया के, मतलब वो रिटायर हो चुके थे, वहां वो दमस्कस में ऐसे ही मॉर्निंग मतलब रह रहे थे, कुछ छुट्टी वगैरह मना रहे थे, मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे, तो उनको उठा लिया कि ये बहुत बड़ा एक जो मास्टरमाइंड है एक इजराइल पे एक हमला होने वाला है उसका। बाद में पता चला उसमें कुछ नहीं था, और उसमें जो उनको छोड़ना पड़ा। ऐसे जो पूरे जो देखिए, ये लड़ाई जो है वो नंगा कर रही है इसराइल को। मैं बार बार हर बार कहता हूं, 1300 ड्रोन मार दिए, तुम्हारे जो हाकिरिया बेस है वो नष्ट हो गया। अभी देखिए श्रागा बेस, अभी आप वेबसाइट पे जाइए, श्रागा बेस का वीडियो है। अब श्रागा बेस में धू करके जल रही है, कारों की लाइंस जल रही हैं, और श्रागा बेस पे ये बिल्कुल लेटेस्ट हमला है जो हिजबुल्लाह ने किया है, ड्रोन हमला। और उसमें किस तरीके से इजराइल को पूरा जला दिया, मतलब उस पूरे एरिया को जला के रख दिया, श्रागा को, जो कि नाहरिया के पास है। आप देख लीजिए इस चीज को वहां पर। मतलब आप ये बताइए कि इजराइल जो एयर स्ट्राइक कर रहा है वो तो हवाई जहाज से कर रहा है, ठीक है। यहां पर हिजबुल्लाह तो हवाई जहाज, उसके पास उस तरह की एयरफोर्स नहीं है। एक ड्रोन्स की एक बड़ी सेना है उसके पास, लेकिन वो वाली एयरफोर्स तो है नहीं जो हवाई जहाज से हमला करे। ड्रोन्स मार मार के वो जो कर रहा है, वो तुम एयर स्ट्राइक्स करके कर रहे हो, और एयर स्ट्राइक्स में तुम ये दिखा रहे हो कि हमने ये बिल्डिंग उड़ा दी, वो बिल्डिंग उड़ा दी, उसके वीडियोस आ रहे हैं, लेकिन उस बिल्डिंग में कौन है? उसमें सिविलियंस हैं। तुम ये तो बताओ कि जो इजरायलियों को मारा, मान लो अगर तुम बदला भी लेना चाहते हो, हिजबुल्लाह 1982 में बना, 2000 सन 2000 में तुम्हें लेबनान छोड़ना पड़ा, इजराइल को छोड़ना पड़ा,
1982 में इजराइल ने इन्वेट किया, तब उसके बाद हिजबुल्लाह बना। सन 2000 में इजराइल को छोड़ना पड़ा। 2006 में हिजबुल्लाह के खिलाफ एक लड़ाई में इजराइल हार गया। अभी जो लड़ाई चल रही है उसमें रोज हार रहा है। तो ये आप बताइए कि जो लोग वहां थे, जो हिजबुल्लाह के कमांडर्स थे जिन्होंने इजराइल को खदेड़ा लेबनान से, उनको मार पाया क्या वहां साथ? उनको हिम्मत हुई मारने की? इस तरह की डिटेलिंग की जब बात करते हैं तो लोग चुप हो जाते हैं। बड़े बड़े बुद्धिजीवी हिंदुस्तान के चुप हो जाते हैं। मूर्ख हैं सब, क्या किया जाए? ये देखिए, ये पूरी सिचुएशन है। और मैं आपको बताऊं कि हमास को लेके हमास ने वेस्ट बैंक में ऑलमोस्ट पूरी तरह से जो आईडीएफ की प्लानिंग थी कि हिजबुल्लाह पे यहाँ अटैक करेंगे, इधर वेस्ट बैंक में करेंगे, वेस्ट बैंक में पूरी तरह से उनकी विफलता हो गई है। कल वो ट्यूबस की लड़ाई में हारे, आज नेबल्स की लड़ाई में हार गए। और अब तो सिंपल हो रहा है। अब हमास बहुत ज़्यादा जैसे पहले टैक्टिक्स करता था कि जो मतलब दिन में एक अलग लड़ाके लड़ते थे, रात को अलग लड़ते थे, वो वाली जो और उसके बाद किस तरीके से उन्होंने जो डिचेज हैं उसमें कीलें लगा रखी थी, जो मैंने कई आपको जो अभी पिछले चैनल में आपको बताया था, उसके पहले वाले में भी, तो वो सारी चीजें तो अब करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब तो सीधे आप इजरायली सोल्जर आते हैं, उनको ये लोग मारते हैं, वो वहां से भाग जाते हैं। ये हो रहा है, ये मतलब वेस्ट बैंक में। गाजा में ये हो रहा है कि इजरायली सेना नॉर्थ गाजा को तो ले नहीं पा रही है। नॉर्थ गाजा मिलिट्री रूल डिक्लेयर किए हुए अरसा हो गया, अभी भी वहां 50,000 से 1 लाख फिलिस्तीनी जमे हुए हैं। तो कैसा मिलिट्री रूल? और फिर ये कह रहे हैं कि हम साउथ गाजा पे अब हमला करेंगे, दोबारा राफा पे हमला करेंगे। राफा में घुस नहीं पा रहे, राफा में घुसने की कोशिश करते हैं, उनको हमास ढकेल के वापस नॉर्थ गाजा भेज देता है। अब आप सोचिए, ये सारी चीजें 35-40 किलोमीटर का गाजा है, उसको आप बांट दीजिए नॉर्थ और साउथ में, और वहां पर इजराइल ये जो 18 किलोमीटर नॉर्थ में है, इस स्ट्रिप को चाहता है यहाँ मिलिट्री रूल हम डिक्लेयर कर दे। इतनी बमबारी, सारा उन्होंने, जितना कोई अस्पताल वहां नहीं बचा है, वहां सारे हेल्थ वर्कर्स को मार दिया, सबको, जनता को मार दिया, सब कुछ। लेकिन तब भी वहां पर लोग डटे हुए हैं, और सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी वहां लोग डटे हुए हैं, और उनको जो इसेंशियल सप्लाईज है वो हमास पहुंचा रहा है। अब जो तुम साउथ की तरफ बढ़ रहे हो, साउथ गाजा की तरफ, वहां भी तुम्हें हमास मार रहा है, और उसकी कहानी मैं आपको आज के अगले वीडियो में बताऊंगा। आज 2 वीडियोज आएंगे, ये पहला वीडियो है और ये जो दूसरा वीडियो है, ये इसमें मैं और विस्तार से जो गाजा में हो रहा है उसके बारे में बताऊंगा। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि देखिए, मैं अभी महाराष्ट्र जा रहा हूं, वहाँ चुनाव है करीब 4 दिनों के लिए। तो मैं वहाँ से फिलिस्तीन पे ये वेबसाइट चलेगी बिल्कुल जैसे चल रही है, और फिलिस्तीन पे भी जो पूरा हो रहा है, जो पूरी लड़ाई हो रही है, उसमें मैं 2 से 3 वीडियो, उसमें हो सकता है ज़्यादा भी बन जाए, वो भी डालूंगा। और महाराष्ट्र चुनाव पे मैं आपसे अपील करता हूँ कि महाराष्ट्र चुनाव भी देखिए महत्वपूर्ण है, उस पर भी मैं वीडियो डालूंगा। महाराष्ट्र चुनाव में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि उसमें देखिए कांग्रेस और बीजेपी तो 2 बड़े अलायंसेज हैं, लेकिन तीसरी ताकतें आगे बढ़ रही हैं, हमारे आपकी जैसी। एक तीसरा फ्रंट बना है, नए लोग हैं, नई फोर्सेज हैं। एक एमएलए बच्चू कडू हैं वहाँ के, काफ़ी मशहूर, तो वो अभी देखिए वहाँ पर एक उन्होंने तीसरा फ्रंट बनाया, उनसे भी मैं मिलूंगा और सारी बातें। और वो किसान हैं, किसान परिवार के हैं, और किसानों का एक एजेंडा लेके लड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आप तक पहुँचाऊँगा। और ये जो दूसरे वीडियो तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।